हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे मौलिक अधिकारों में है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 जो है ये कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में किन किन का अध्ययन किया है। तो जो हमारी प्रीवियस क्लासेस थी उसमें हमने फंडामेंटल राइट जो हमारा चैप्टर है इसके अंतर्गत अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 19 का हम अध्ययन कर चुके हैं। 14 से लेके 18 तक हमने समानता के अधिकार को जाना है और स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक वर्णित है। अनुच्छेद 19 का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा अनुच्छेद 20 और 21। तो देखिए अनुच्छेद 20 क्या कहता है। अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो अधिकार है ये चाहे भारतीय नागरिक हों या चाहे विदेशी हों, सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। अब इस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, किस प्रकार से ये संरक्षण प्रदान करता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 20(1). अनुच्छेद 20 से क्या कहता है। देखो, इसके अंतर्गत प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने किसी आपराधिक विधि का अतिक्रमण नहीं किया हो। ठीक है, यानी ये अनुच्छेद क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया जा सकता। मान लो कोई व्यक्ति है, जब तक वो किसी विधि का उल्लंघन नहीं करेगा तब तक हम उसे दंडित नहीं कर सकते। यानी कि एक तरीके से क्या हुआ ये कि मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है। कोई एस्टेब्लिश्ड लॉ है उसका उसने उल्लंघन किया है, तब जा कर के उसको सज़ा दी जा सकती है। साथ ही देखिए इसमें ये बात कही गई है कि जो क्रिमिनल केस होते हैं उसमें भूतलक्षी विधि का निर्माण प्रतिबंधित है। भूतलक्षी विधि को इंग्लिश में कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। मैं रिपीट कर देती हूँ कि जो आपराधिक मामले होते हैं, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, उनमें भूतलक्षी विधि का निर्माण प्रतिबंधित है, रेस्ट्रिक्टेड है। इसका क्या मतलब है, देखिए मान लीजिए कि कोई विधि निर्माण की तिथि से अगर पहले लागू कर दी जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, भूतलक्षी विधि। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 1 सितंबर 2020 को कोई विधि बनती है और उसको लागू कर दिया जाता है। मैं क्रिमिनल केस के संदर्भ में बात कर रही हूँ। उसको लागू कर दिया जाता है 1 सितंबर 2019 से, तो ऐसा आपराधिक मामलों में प्रतिबंधित है, यानी कि ऐसा नहीं किया जा सकता। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने कोई अपराध किया, तो अपराध के लिए जैसा कि आप जानते हैं कोई ना कोई पनिशमेंट दिया जाता है, कोई ना कोई दंड दिया जाता है। अब वो दंड का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, उस दंड का निर्धारण किया जाएगा कि जब उस व्यक्ति ने क्राइम किया है, अपराध किया है, तो उस समय प्रवृत्त विधि या प्रचलित विधि कौन सी है, उसके अनुसार उसको दंडित दिया जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति जो जिस समय अपराध कर रहा है उस समय प्रचलित विधि के अनुसार ही उसको दंड दिया जाएगा। ये थी बात अनुच्छेद 20(1) के अंतर्गत। अब हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 20(2) की तरफ। ये बहुत सिंपल सी बात कहता है। इसके अंतर्गत क्या प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता है। कि ऐसा नहीं है कि उसको भिन्न भिन्न सजाएं दी जा रही हैं।
व्यक्ति ने जो क्राइम किया है उसके लिए उसको एक बार से ज़्यादा दंडित नहीं किया जा सकता है। आगे है अनुच्छेद 20(3). देखिए 20 का ये जो खंड 3 है ये क्या बात कहता है कि किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी कि मारपीट करके, डरा धमका करके, बहला फुसला करके उसको अपने खिलाफ ही गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से ये सारे जो प्रावधान हैं वो किए गए हैं कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कोई व्यक्ति है, अगर जब तक वो किसी विधि का उल्लंघन नहीं करता तब तक उसे दंड नहीं दिया जा सकता। आपराधिक मामलों में ऐसा नहीं हो सकता है कि भूतलक्षी विधि लागू कर दी जाए, उसको वही दंड मिलेगा जो उस समय प्रवृत्ति विधि है, उस समय प्रचलित विधि है, उसके अनुसार ही उसका दंड का निर्धारण किया जाएगा। इसी प्रकार से अनुच्छेद 20(2) जो है वो ये कहता है कि किसी व्यक्ति ने क्राइम किया तो उसको एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20(3) ये कहता है कि व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो ये तो बात हो गई अनुच्छेद 20 की। आगे हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो है ये है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब अनुच्छेद 21 क्या कहता है? देखिए अनुच्छेद जो 21 है ये अनुच्छेद व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। किस प्रकार से इसका हम अध्ययन करते हैं। अनुच्छेद 21 में उपबंध है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और देखिए ये एक ऐसा अधिकार है अनुच्छेद 20 की तरह जो राष्ट्रीय अगर आपातकाल लागू होता है तो उस समय भी इसको छीना नहीं जा सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये अनुच्छेद 21 जो है वो दोनों को उपलब्ध है, दोनों मतलब कि भारतीय नागरिकों को भी और विदेशी व्यक्तियों को भी उपलब्ध है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात कहता है। इस बात का क्या अर्थ है? इस बात का ये अर्थ है कि किसी व्यक्ति को उसकी शारीरिक स्वतंत्रता से वंचित किस प्रकार से किया जाएगा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपना करके ही, बाकायदा एक प्रोसीजर को अपनाया जाएगा उसके बाद ही। देखिए एक मामला था, A.K. गोपालन मामला, 1950 का मामला है ये एक A.K. गोपालन जो थे एक राजनीतिक नेता थे और किसी मामले में इनको नज़रबंद किया हुआ था। तो इन्होंने इसे कोर्ट में चैलेंज किया और कोर्ट में चैलेंज करने के बाद में जो सुप्रीम कोर्ट था इसने अपना निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया कि व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है इसका अर्थ किससे है? सिर्फ़ और सिर्फ व्यक्ति की शारीरिक और निजी स्वतंत्रता से। तो इस मामले में स्वतंत्रता का जो अर्थ लगाया गया वो था शारीरिक और निजी स्वतंत्रता। साथ में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकार चाहे तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से व्यक्ति का जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उससे उसको वंचित कर सकती है, उसको छीन सकती है। अब ये मामला जो था ये था 1950 का।
इसके बाद एक वाद आया है मेनका गांधी वाद। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद 1978। ये मामला एक्चुअल में क्या था, देखिए कि मेनका गांधी जी जो थी, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था और उन्होंने इस कार्यवाही को कोर्ट में चैलेंज किया। तो जब ये वाद आया तो उसमें उच्चतम न्यायालय ने अपना जो पूर्व का निर्णय था, यानी कि अभी जो हमने पढ़ा A.K. गोपालन मामला, उसके अंतर्गत दिए गए निर्णय को पलट दिया। अब किस प्रकार से पलटा और इस केस में उच्चतम न्यायालय के द्वारा क्या कहा गया? मेनका गांधी वाले केस में न्यायालय ने अपना जो पिछला निर्णय था उसको पलटते हुए बात कही कि जैसा कि अभी हमने अध्ययन किया कि सरकार चाहे तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से व्यक्ति को कब वंचित कर सकती है? व्यक्ति को वंचित कर सकती है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा, कानून के द्वारा कोई स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसको वंचित कर सकती है। लेकिन मेनका गांधी में ये बात कही गई कि ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से व्यक्ति को तभी वंचित किया जा सकता है जबकि वो प्रक्रिया कैसी हो? वो प्रक्रिया उचित होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए, न्यायपूर्ण होनी चाहिए। तो इसके अंतर्गत कानून की जो उचित प्रक्रिया है, इसको तवज्जो दी गई। अब यहाँ पे आप इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। एक होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने इंग्लैंड से लिया है। और एक होता है कानून की उचित प्रक्रिया, जो कि अमेरिका जैसे देशों में प्रचलित है। ठीक है, तो एक तो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और एक है कानून की उचित प्रक्रिया। हमने जो कॉन्सेप्ट लिया है वो इंग्लैंड से लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? इसमें देखा जाता है कि कोई कानून बना है और उसके तहत कार्यवाही होती है, तो वो तो हुआ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कानून की उचित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया, इसका क्या अर्थ है? देखिए, अगर ये देखा जाए कि जो कानून है, जो कानून बनाया गया है, वो उचित है या नहीं है, न्यायपूर्ण है या नहीं है, सही है या नहीं है, किसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उसके अंतर्गत ध्यान रखा गया है अथवा नहीं है। ठीक है, अगर इसे भी कानून ध्यान में रखे, इसके आधार पर चेक किया जाए, तो इसे क्या कहा जाएगा? कानून की उचित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया। तो जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जब मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद जो आया था, इस वाद के बाद में न्यायपालिका ने एक्चुअल में इसमें जो विधि की उचित प्रक्रिया है, जो अभी हमने पढ़ा कि अमेरिका जैसे देशों में प्रचलित है, तो उस सिद्धांत को न्यायपालिका ने इस केस में माना था। यानी कि जो कानून बनाया जाए वो कैसा होना चाहिए? वो उचित होना चाहिए, वो न्यायपूर्ण होना चाहिए, वो तार्किक होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कानून बना कर के उसको किसी भी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। जैसे एक छोटे से उदाहरण से समझें इसे। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दैट मीन्स पुलिस किसी व्यक्ति को रात को 10 बजे 11 बजे गिरफ्तार करती है, तो ये तो क्या हुआ? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। लेकिन अगर ये ध्यान दिया जाए कि कानून उचित है कि नहीं है, न्यायपूर्ण है कि नहीं है, तब उस कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार अगर इस बात को देखा जाए तो तब कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार पुलिस क्या करे? रात को 10 बजे 11 बजे गिरफ्तार न करके सुबह 10 बजे गिरफ्तार करे, तो वो क्या कहलाएगी? कानून की उचित प्रक्रिया।
साथ ही मेनका गांधी जो केस था उसमें न्यायालय के द्वारा एक बात और कही गई, एक निर्णय और दिया गया कि अभी तो हमने क्या पढ़ा था कि जो प्राण है उसका क्या मतलब हुआ, स्वतंत्रता से क्या मतलब हुआ, शारीरिक स्वतंत्रता, निजी स्वतंत्रता। जबकि मेनका गांधी केस में इसका विस्तार किया गया कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसमें प्राण का मतलब क्या है। इसमें न्यायालय के द्वारा कहा गया कि प्राण का अर्थ मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पशुओं की तरह जीवन जी लिया जाए, बल्कि कैसा जीवन हो, गरिमामय जीवन। ठीक है, तो मानवीय गरिमा के साथ जीवन यापन करने का जो अधिकार है वो प्राण के अंतर्गत न्यायालय ने माना था। तो ये जो केस आया था मेनका गांधी केस, उसके बाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो अनुच्छेद 21 है इसका बहुत विस्तार किया गया। तो इसके अंतर्गत कई ऐसे अधिकार हैं, मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि हमारे जो जीवन से लेकर के मृत्यु तक हमारे जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो अधिकतर जो अधिकार है वो इसके अंतर्गत शामिल किए गए अलग अलग केसेस के अंतर्गत। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुखदास बनाम अरुणाचल प्रदेश वाला जो ये केस है, इसमें निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार ये न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्मिलित किया। इसी प्रकार से जीवन रक्षा का अधिकार वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किया। निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किया गया। स्वास्थ्य का अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, सूचना का अधिकार जो आप कहते हैं ना कि RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो भी इसके अंतर्गत शामिल माना गया अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। यहाँ तक कि शोर से, प्रदूषण से जो मुक्ति का अधिकार है वो भी इसके अंतर्गत सम्मिलित माना गया। तो देखिए इस प्रकार से अनुच्छेद 21 में कितना विस्तार हुआ है। इसी प्रकार से एक वाद हुआ था, एक केस हुआ था मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 में। इस केस में जो निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है उसको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्मिलित माना गया। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन, जिसे कहा जाता है RTE, और इसे अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया 86वें संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2002 में लाया गया था, उसके माध्यम से इसको शामिल किया गया अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अनुच्छेद 21 कै में इसको जगह दी गई है। 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा देना इस अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है। तो ये था अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। यानी कि वर्तमान में ये जो कानून है क्या कहता है कि जीना सिर्फ जी तो पशु भी लेते हैं, तो पशुवत जीवन जीना नहीं है, बल्कि गरिमा में जीवन, सम्मान के साथ जीवन जीने का जो अधिकार है वही क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इस प्रकार से ये थे आर्टिकल 20 और 21। बाकी की नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।